हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और अनसॉल्व्ड पेपर के सीरीज में बेटा आज मैं लेके आया हूं 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक, और ये इसका पार्ट सेकंड है बेटा। कौन सा पार्ट है ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है चैनल पे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके पार्ट फर्स्ट के वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट सेकंड को फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज के इस वीडियो में जो पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। 1 घंटे का सेशंस रहेगा। जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व करेंगे एंड बाकी जो नेक्स्ट बचे हुए जो क्वेश्चन है वो पार्ट थर्ड में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं किस टॉपिक पे, किस चैप्टर्स पे आपको वीडियोस चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक, कल के सेशंस में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। ये सारे सॉल्यूशंस देखिए, पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, सॉल्यूशंस भी करवाए हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर भी लिखवाए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर होने चाहिए। लास्ट जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था लास्ट सेशंस में क्या था, बायोसेवर्ट का नियम क्या है। ठीक, और इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिशा प्राप्त कीजिए। तो उसके लिए हमने ये डेरिवेशंस भी किया था हम लोगों ने। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के सेशन में फोर्थ क्वेश्चन का घ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का घ पार्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू के बीच ग्राफ प्रदर्शित है। ये ग्राफ हमारे पास दे रखा है और इस ग्राफ से हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए दहली आवृत्ति, कार्यफलन और प्लांक नियतांक। क्या ज्ञात करना है? प्लांक नियतांक, कार्यफलन और दहली आवृत्ति जो है आपको ये ज्ञात करना है। देखिए एक्स अक्ष पे आपका आवृत्ति दे रखा है, इस अक्ष पर आपका आवृत्ति है और इस अक्ष पर आपका गतिज ऊर्जा है। क्या है भाई? गतिज ऊर्जा है। देखिए ये ग्राफ आपके पास गिवन है, इस ग्राफ से कैलकुलेट करना है, तो ग्राफ सॉल्व करना आना चाहिए आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को बनाने के लिए जो इक्वेशंस हमने यूज किया उस इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कशंस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो प्रकाश नहीं, प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए प्रकाश वैद्युत समीकरण हम लोगों ने यूज किया है। प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी के बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। देखो इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंपेयर करते बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c से, mx प्लस c से अगर हम तुलना करते हैं ना तो यहां पे में देखो m मिलेगा, m इज इक्वल टू m जो है वो h मिलेगा, m जो मतलब ढाल, यहां पे मैं लिख दू फर्स्ट ढाल, ढाल m जो है वो किसके बराबर होगा? वो h के बराबर होगा, प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक, x का मतलब यहां पे क्योंकि x अक्ष पर आपका न्यू है तो न्यू को आप x से रिलेट कर सकते हैं और y को आप काइनेटिक एनर्जी k से रिलेट कर सकते हैं या E k से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा c जो है, दूसरा आपका c मतलब c जो है अंतःखंड होता है, ये अंतःखंड होता है। तो अंतःखंड c जो है वो किसके बराबर होगा? ये h न्यू नॉट के बराबर होगा। h न्यू नॉट दैट इज द वर्क फंक्शन w, वर्क फंक्शन w। देखो अब यहां पे इस ग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है ना बेटा ये c पॉइंट है, ये c है आपका, ये c है और इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप निकालने के लिए आप
और टेन थीटा यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक एंगल ले लीजिएगा थीटा, है ना, और यहाँ से आप m निकालेंगे टेन थीटा से, और टेन थीटा किसके बराबर होगा भाई, h के बराबर होगा। ठीक, देखिए तो इस पॉइंट पे y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट है बेटा -2, y इंटरसेप्ट कितना है, -2 है। अगर y इंटरसेप्ट -2 है तो अब यहाँ पे बात कर सकते हैं ये -h के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम निकाल दें कार्यफलन। क्या निकाल लेते हैं, कार्यफलन। कार्यफलन फाई इज इक्वल टू दैट इज -c, तो माइनस का c कितना है, तो y इंटरसेप्ट कितना है भाई, -2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, माइनस का ये है आपका, माइनस का 2 है और माइनस का c, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इतना जूल। चाहो तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटा देना, 0 लगा देना, 4 से काट देना, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो 5/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो कार्यफलन जो है वो आपका जाएगा प्लस का 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति आप निकालेंगे तो दहली आवृत्ति किसके बराबर होगा, तो दहली आवृत्ति हो जाएगा फर्स्ट केस में, देखो दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति देखो इसे ग्राफ से अगर हम निकालते हैं तो दहली आवृत्ति क्या होगा, जिसपे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कितना है भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका है 3 इंटू 10⁻14, तो न्यू नॉट यहां से आपका जाएगा 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, दहली आवृत्ति हो गया, दैट इज द दहली आवृत्ति। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपसे पूछा थर्ड केस में आपसे निकालना है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। तो प्लैंक नियतांक किसके बराबर होगा भाई, ढाल। तो रेखा की ढाल, रेखा की जो ढाल है ये किसके बराबर है भाई, h के बराबर होगा। तो h इज इक्वल टू आपका जाए टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पे कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ठीक, ये आप परपेंडिकुलर ले लो, ये आप बेस ले लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे नाम लिख दीजिए इसको, इसका नाम ले लीजिए ए बी सी। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस, दैट इज ए बी। देखो बी सी कितना होगा, बी से सी, बी से सी ये डिस्टेंस आपका कितना भाई, 3 इंटू 10⁻⁻19, ये 3 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, ये आपका बेस हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, तो कितना आएगा भाई, तो ये आपका जाएगा 3, तो 3 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा यहां से भाई 14, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 10 की घात माइनस का 19 माइनस का 14, तो ये जाएगा 10 की घात माइनस का 33, कितना जाएगा 10 की घात माइनस का 33 हो जाएगा जूल सेकेंड, जूल सेकेंड इसका यूनिट होता है। तो आप इस तरीके से टेन थीटा से आप क्या निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेटा हमने निकाली इस ग्राफ से। तो ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए, ग्राफ को एनालाइज करने के लिए आपके पास ये इक्वेशंस होना चाहिए, t इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो दर्पण है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r जो है वो किसके बराबर होगा, 2f के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम दर्पण की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। दर्पण की जो भी फोकस दूरी होगा वो फोकस दूरी किसके बराबर हो जाएगा, वो r/2 के बराबर जो, तो वहां से हम r निकालेंगे इजीली, वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा।
देखिए इसके लिए क्वेश्चन में दिया क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, तो 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये आवर्धन दे रखा है m माइनस का 4। m का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, माइनस का 4, माइनस साइन का मतलब वास्तविक हो गया, और 4 बड़ा, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, कितना सेंटीमीटर दूर ले जाते हैं भाई, 3 सेंटीमीटर दूर ले जाते हैं, तो उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। अगर हम 3 सेंटीमीटर दूर लेके जाते हैं, देखो पहले केस में आवर्धन क्या हो जाएगा बेटा, तो आवर्धन हो जाएगा v अपॉन यू माइनस का, तो माइनस का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो v इज इक्वल टू 4u, v इज इक्वल टू 4u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ये कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में आपका आवर्धन है माइनस का 3, बट u जो है वो आपका कितना होगा भाई, u जो है वो कितना होगा, वो 3 सेंटीमीटर दूर लेके जा रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का दूर लेके जाएंगे तो u हो जाएगा u प्लस 3, मतलब वस्तु की जो दूरी है वो u प्लस 3 हो जाएगा, है ना। अगर वो u प्लस 3 होता है तो उस केस में आवर्धन हो जाएगा आपका, आवर्धन m बराबर हो जाएगा बेटा v अपॉन u प्लस 3, v इज इक्वल टू माइनस का ले लेंगे हम इसको, तो माइनस का v अपॉन u प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो v तो डिफरेंट होगा ना इस केस में, इसको v डैश ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको, v डैश ले सकते हैं, ठीक। बट v डैश अगर हम लेते हैं तो काम नहीं बनेगा में, क्योंकि ऊपर v दे रखा है नीचे v डैश दे रखा है, तो डिफरेंट हो जाएगा, तो v के टर्म्स में नहीं, m जो है वो f और u के टर्म्स में निकालते हैं। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 अपॉन u, सॉरी प्लस का मिरर है ना, प्लस का 1 अपॉन u, ठीक। तो 1/v इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन u, एलसीएम ले लेंगे तो u माइनस एफ डिवाइडेड बाय u इंटू एफ, u का मल्टीप्लाई कर देना तो u अपॉन v इज इक्वल टू जाएगा u माइनस एफ अपॉन एफ, तो v बाई u दैट इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस एफ। अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये f अपॉन आ जाएगा f माइनस यू हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, दोनों कंडीशन में, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों कंडीशंस में इसी का यूज करेंगे। तो फर्स्ट केस में m आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का 4, इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। चलिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो f इज इक्वल टू माइनस का 4u, सॉरी 4f और माइनस माइनस प्लस 4u, f को उठा के इधर ले आना, तो ये आपका जब 5f इज इक्वल टू 4u, इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा सेकंड केस में क्या करें, केस सेकंड में मैग्निफिकेशन आपका है माइनस का 3, कितना हो गया भाई, 3 गुना हो गया, तो मैग्निफिकेशन माइनस का 3 हो जाएगा, और u यहां पे ले लेंगे u प्लस 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दूर कर दिया, तो मैग्निफिकेशन की जगह m इज इक्वल टू दैट इज व्हाट, f अपॉन f माइनस u ले लेंगे u प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। u को क्या ले लेंगे, u प्लस 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दूर कर दिया हमने, तो इसलिए वस्तु की जो दूरी है वो u प्लस 3 हो जाएगा, तो f माइनस u प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे भी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई जाएगा माइनस का 3f, ठीक, और ये आपका जगह यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस 3u और प्लस का 9, ठीक, 3f उठ के इधर आ जाएगा, तो ये आपका जब 4f, तो ये जब 4f इज इक्वल टू 3u प्लस 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम किसका वैल्यू निकालेंगे, हम f का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से u इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 5 अपॉन 4f, u का वैल्यू रख सकते हैं 5 अपॉन 4f रख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो समीकरण 2 से अगर हम इस वाले समीकरण की बात करेंगे तो 4f इज इक्वल टू 3u की जगह हम लिखेंगे 5 अपॉन 4 f प्लस का 9, प्लस का
9। इस वाले इक्वेशन में हमने किसका वैल्यू रख दिया भाई, एफ यू का वैल्यू रख दिया। यू आपका कितना है यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, यू इज इक्वल टू आपका है 5/4 एफ हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको उठा के इधर ले आना। तो 4f इज माइनस, तो 15/4 f इज इक्वल टू 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 16, 16 माइनस 15 1, 1f डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9। तो f इज इक्वल टू ये जाएगा 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। तो f का वैल्यू हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कितना क्या, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है। अगर f का वैल्यू 36 आ रहा है तो उस केस में r कितना होगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या यहां पे हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 2f। तो r इज इक्वल टू 2f, 2 इंटू 36, ये आपका 72 सेंटीमीटर। तो r का जो वैल्यू है ये आपका 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। वह दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 72 सेंटीमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 72 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। चेक कर लो एक बार जल्दी से। ठीक है, डन। नोट कर लो इसको एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 खॉ पार्ट है, 5th का खॉ पार्ट। चित्र अनुसार, ये चित्र दे रखा है आपके पास, कह रहे चित्र अनुसार दो लंबे समानांतर तारों ए व बी में क्रमशः 10 एम्पियर 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाती है। ठीक, ए और बी में इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो है, इसमें करंट फ्लो है 10 एम्पियर और इसमें करंट फ्लो है 20 एम्पियर। ठीक है, दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तब तार सी पर कितना बल कार्य करेगा। तो कह रहे अगर इस सी पे अगर हम 5 एम्पियर करंट फ्लो करा दे, कितना करंट फ्लो करा दे भाई, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा दे और तार सी की जो लंबाई है ये आपका दे रखा 15 सेंटीमीटर। तो कह रहे सी पर कितना बल लगेगा ये आप ज्ञात करिए। सी पर कितना बल लगेगा ये ज्ञात करना है आपको। ठीक, ये बीच में है तो ए और सी के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये दूरी भी आपका कितना हो जाएगा भाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बीच पर है, ठीक बीच में है। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ये ठीक बीच में है। तो देखो ए और सी एक में अट्रैक्शन होगा, ए और सी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ए इस सी पर बल लगाएगा इस दिशा में। ठीक, कितना मान लेते हैं एफ ए सी। बी इस सी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये बल लगाएगा बी सी। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से कम वाले मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे ए तथा सी के बीच बल। ठीक, ए और सी के बीच में बल कितना लगेगा, दैट इज एफ ए सी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, नहीं 2 पाई होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल, I1 I2 अपॉन R इंटू एल। ठीक, ये बल का फॉर्मूला होता है। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। I1 इसमें करंट कितना है भाई 10 एम्पियर, I2 सी में कितना करंट फ्लो है 5 एम्पियर, बटा R इन दोनों के बीच की जो दूरी है
ये आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 की घात माइनस का 2। सेंटीमीटर को आप किस में बदल देंगे, मीटर में बदल लेंगे। अच्छा, और इस सी तार की जो लंबाई है ये कितना, 15 सेंटीमीटर, तो एल का जो वैल्यू है ये हम रख देंगे गुणे 15 गुणे 10 की घात माइनस का 2, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, उसको मीटर में बदल लेंगे। 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 की 15 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 150 गुणे 10 की घात माइनस का 7। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात माइनस का 5 न्यूटन। ठीक, इतना लिखा जा सकता है, 1.5 गुणा 10 की घात माइनस का 5 न्यूटन। ए और सी के बीच का ये बल लग रहा है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बी और सी के बीच में कितना बल लग रहा है वो निकाल लेते हैं। बी तथा सी के बीच बल कितना, तो बी और सी के बीच बल जो लगेगा ये बल होगा बेटा आपका एफ बी सी इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर इंटू एल, I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। ठीक है, I1 सी में कितना करंट है भाई, 5 एम्पियर, और I2 बी में कितना करंट है भाई, 20 एम्पियर। दोनों के बीच की दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 की घात माइनस का 2, और एल आपका है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 10 की घात माइनस का 2, -2 से -2 कैंसिल पावर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इससे इसको काट दीजिएगा, 2 आएगा। ठीक, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 की 15 से गुणा करेंगे तो 20 की 15 से गुणा करेंगे तो ये आपका है 300 गुणा 10 की घात माइनस का 7। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात माइनस का 5 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया, आप सी पर नेट बल आपको ज्ञात करना है, सी पर नेट बल कितना होगा, तो यहीं पे ऊपर लिख देता हूं मैं, सी पर नेट बल। देखो जो बल ज्यादा है, कौन सा बल ज्यादा है भाई, एफ बी सी ज्यादा है, इसमें से क्या करेंगे, एफ ए सी को माइनस कर देंगे। ठीक, तो एफ बी सी माइनस का एफ ए सी, तो एफ बी सी आपका है यहाँ पे 3 गुणा 10 की घात माइनस का 5, और एफ ए सी आपका है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस का 5। ठीक, देखो इसका मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 5, और इसका वैल्यू है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस का 5। माइनस कर देंगे, 3 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 1.5 गुणा 10 की घात माइनस का 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, तो सी जो वायर है उस पर कितना बल लग रहा है, 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 5 न्यूटन का बल जो है ये अनुभव कर रहा है अपनी स्थिति पर। ठीक, तो 1 नंबर आपका इस स्टेप का है, 1 नंबर आपका इस स्टेप का है, और 1 नंबर आपका इस स्टेप का है, तो टोटल मिला के ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, क्लियर है, समझिए, देखिए क्वेश्चंस को, एनालाइज करिए, कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं अगर कहीं पे भी कोई डाउट आपको लगता है। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी का अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपका, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। परिणमन अनुपात क्या है इसको आपको समझाना है। फिर आपसे पूछा है एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। निर्गत शक्ति जो है वो 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशी शक्ति। द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं वो निकालना है, और निवेशी शक्ति आपको निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे परिणमन अनुपात को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे,
परिणमन अनुपात को यहां पे परिभाषित करते हैं। देखो परिणमन अनुपात क्या है, नमन अनुपात, तो परिणमन अनुपात R बराबर होता है बेटा NS/NP। क्या होता है NS/NP, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को हम परिणमन अनुपात कहते हैं। तो यहां पे हम इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। क्या अनुपात को क्या बोलते हैं भाई, परिणमन अनुपात कहते हैं। हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहले हमने इसको यहां पे डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया है। ठीक, फर्स्ट केस में आपसे पूछा है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना है भाई 5000, तो एनपी जो है बेटा आपका आ जाएगा यहां पे 5000। ठीक, एनएस आपको निकालना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपको ज्ञात करना है। अच्छा, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज दे रखा है 2200 और सेकेंडरी का दे रखा है वीपी जो है वो आपका दे रखा है 2200 और वीएस जो है आपका दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक, तो परिणमन अनुपात आर बराबर होता है बेटा NS/NP और इसी के बराबर होता है VS/VP। तो यहां से NS निकालना है आपको, तो NS किसके बराबर हो जाएगा, तो NS हो जाएगा NP इंटू VS/VP। ठीक, NP आपका है बेटा 5000, VS आपका है 220 और VP आपका है 2200। इससे इसको कट करेंगे 10 आएगा, 10 से इसको कट करेंगे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जब 500, मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है ये आपका 500 है। 500 फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के अंदर है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक हो गया आपका पार्ट फर्स्ट का आंसर। सेकंड केस में आपसे पूछा निवेशित शक्ति या निवेशित शक्ति कितना है, तो निवेशित शक्ति निकालने के लिए हमारे पास इफिशियंसी दे रखा है, दक्षता दे रखा है ट्रांसफार्मर का, दक्षता ईटा बराबर कितना दे रखा है भाई 90%, तो ये 0.9 हो जाएगा, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा। अच्छा, निर्गत शक्ति कितना है भाई 8 किलोवाट है, निर्गत शक्ति दैट इज द आउटपुट पावर, PO से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 8 किलोवाट। देखो ईटा बराबर क्या होता है, ईटा बराबर होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, तो इनपुट पावर आपका हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइड बाय ईटा, तो ये आपका जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 0.9, पॉइंट हटा दो 0 लगा दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 8 9 जा 72 बचा कितना 8 बचा 0.0 88, तो ये आपका जाएगा निवेशित शक्ति P इनपुट बराबर 8.88 किलोवाट, कितना 8.88 किलोवाट हो जाएगा। ठीक, तो निवेशित शक्ति कैलकुलेट करने के लिए यहां पे सिंपली आपको दक्षता का फॉर्मूला यूज करना है। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, दक्षता का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड ईटा इज इक्वल टू PO डिवाइडेड बाय PI। PO उसको बोलते हैं हम निर्गत शक्ति और PI इसको बोलते हैं हम निवेशित शक्ति। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आप इसको नोट करिए। 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, तो कुल मिला के आपके हो गए 3 नंबर, तो टोटल मिला के ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का घ पार्ट। क्या कह रहे हैं, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा आर के पदों में प्राप्त कीजिए। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र है वो ई वी और आर के पदों में आपको क्या करना है, प्राप्त करना है, जहां ई वी आर क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर और बाह्य प्रतिरोध का मान है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सेल इक्वेशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सेल समीकरण। क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। आर यहां पे आंतरिक प्रतिरोध है। नाउ आई क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से आई जो है ये आपका जो V अपॉन आर, तो अगर हम आई की जगह रख देते हैं तो ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस वी बाय आर इंटू स्मॉल आर। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, V को उठा के इधर पहुंच दो तो E माइनस वी इज इक्वल टू वी बाय आर इंटू स्मॉल आर। हमने कहा आर का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, E माइनस वी डिवाइडेड बाई वी इंटू कैपिटल आर। ठीक, तो ये आंतरिक प्रतिरोध का मान हो जाएगा ई वी और आर के पदों में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर में देना चाहिए था, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चंस आना चाहिए था, बट क्वेश्चंस 3 नंबर में दे रखा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना ही करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, बस इतना ही करने से ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक हो गया, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं डाउट्स होता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अड़ा। क्या कह रहे हैं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। देखो धारा सुग्राहिता को परिभाषित करना है। ठीक, धारा सुग्राहिता क्या है इसको डिफाइन करना है। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितने लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है 2.7 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध आपका दे रखा है 5 गुणे 10 की घात -7 ओम मीटर दे रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर से लिया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहां पे धारा सुग्राहिता को हम डिफाइन करेंगे। धारा सुग्राहिता, ठीक, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी इसको हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, IS से इसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, IS धारा सुग्राहिता क्या है, धारा सुग्राहिता है कि जब हम किसी गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो उस यूनिट करंट की वजह से उस गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शंस आता है, उस डिफ्लेक्शंस को हम सिंपली क्या बोलेंगे, धारा सुग्राहिता। ठीक, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। अतः धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो धारा सुग्राहिता IS दैट इज अल्फा अपॉन आई हो जाएगा। अल्फा आपका विक्षेप हो गया, विक्षेप कोण हो गया, और आई जो है वो उस गैल्वेनोमीटर में जो धारा हमने प्रवाहित किया उसका मान हो जाएगा। तो IS इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई। अच्छा, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या हो जाएगा, ठीक, तो अल्फा होता है बेटा आपका NBA I अपॉन के इंटू आई, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा आपका NBA अपॉन के। ठीक, N फेरों की संख्या है, B चुंबकीय क्षेत्र है, A कुंडली का क्षेत्रफल हो गया, और K जो है यहाँ पे टॉर्शन कांस्टेंट होता है।
क्या होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो ये आपका IS का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, तो IS आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो धारा सुग्राहिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और टॉर्शन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, चलिए ये तो गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन, धारा सुग्राहिता को आपको एक्सप्लेन करना था। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध कितना दे रखा है भाई, 50 ओम दे रखा है। हमने कहा बिल्कुल, कितना दे रखा है, 50 ओम दे रखा है। ठीक, तो Rg, इसको Rg से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना भाई, 50 ओम। ठीक, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान कितना, 0.05 एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर करंट है, ये Ig का मान दे रखा है, Ig आपका 0.05 एम्पियर। ठीक, धारा मापी में धारा का मान दे रखा है, दैट इज Ig। अच्छा, 5 एम्पियर के लिए पूर्ण स्केल डिफ्लेक्शन आता है। 5 एम्पियर क्या है, परास है अमीटर का, अमीटर का रेंज है, क्या बोलते हैं इसको, रेंज R, दैट इज व्हाट, 5 एम्पियर। करंट R जो है ये आपका, सॉरी R लिखा, मैं भी ना पागल हो गया, R थोड़ी होगा, ये I होगा, परास है ना, तो ये आपका क्या जाएगा, I। ठीक, I इज इक्वल टू कितना, 5 एम्पियर है आपका। आपसे ये पूछा है, बताओ इस धारामापी को अमीटर में हमें बदलना है और उसको बदलने के लिए कितने मीटर लंबा तार आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो तार हमने जोड़ा है समानांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर के साथ, उस तार का प्रतिरोध कितना, शंट का प्रतिरोध कितना है। तो यहां पे हम लिखते हैं शंट का प्रतिरोध RS, दैट इज इक्वल टू व्हाट, IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG इंटू RG। ये शंट के प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। ओहो सर, बहुत बढ़िया। IG कितना भाई, 0.05 डिवाइड बाई 5 माइनस 0.05 और RG आपका है 50। कितना है भाई, 50 है। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 इंटू 50, देखो 50 में से 5 में से उसको माइनस करेंगे तो 4.95, तो 50 किससे गुणा कर देना, 50 पंजे 25, 150, 2 स्थान में दशमलव है, तो ये आपका है 2.5 बटा 4.95। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर लेता हूँ। 2.5 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4.95 से, तो ये करीब आपका आएगा 0.505, कितना, 0.505 ओम। मतलब जो वायर हमने यूज किया है उस वायर का प्रतिरोध हो गया बेटा आपका, उसका प्रतिरोध हो गया 0.505 ओम हो जाएगा ना। बट हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कितनी लंबी तार हमें यूज करना पड़ेगा, तार की लंबाई क्या है। तो उसके लिए हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है और विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो देखो हमारे पास दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है A 2.7 गुणा 10 की घात माइनस का 6। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, 2.7 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर। और विशिष्ट प्रतिरोध रो का वैल्यू दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 7, ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है। और रो आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे, रो इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 ओम मीटर हो जाएगा। ठीक, और आर एस आपका दे रखा है 0.505 ओम। देखो आर एस इज इक्वल टू क्या जगह, दैट इज रो एल अपॉन ए,
क्या होता है फॉर्मूला आर का? प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां से एल का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एल इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? आर एस इंटू ए डिवाइडेड बाय रो। तो आर एस आपका 0.505 इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका है 2.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय रो आपका है 5 गुणा 10⁻⁻7। देखो 5 से इसको कट कर देना तो 0.101 इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 7, -6 और माइनस का 7 ऊपर जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा? तो -6 + 7 हो जाएगा ये। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमने कहा इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 27 से कम 27, 27 से कम 27, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू यहाँ से आपका आ जाएगा 10⁻1। 10 की से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2.727, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.73 मीटर। मतलब जो वायर आप यूज कर रहे हैं, जो वायर आप यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए? अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस वायर की जो लेंथ है वो करीब आपका होना चाहिए 2.73 मीटर के करीब होना चाहिए उस तार की लंबाई। ठीक है, क्लियर है? तो जो भी आप तार यूज करेंगे उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए। इतनी लंबी तार अगर आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक बहुत बढ़िया सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड किया गया है। गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट और एक प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड किया गया है। नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसको भी नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, और या क्वेश्चंस मेरे कराने से पहले आप क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करिए एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आ जाता है सेक्शन ई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है भाई? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन ई में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको बताना है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाना है आपको कि अग्र अभिनत में पीएन संधि किस तरीके से कार्य करता है। तो अगर सेमीकंडक्टर का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा बेटा, डिटेल में 1 शॉट वीडियो बना रखा है मैंने, आप लोग जाके 1 शॉट वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक, जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हम अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाते हैं। तो क्रिया समझाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे? अब अग्र अभिनत विन्यास का क्या बनाना पड़ेगा? आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा एक पीएन संधि है, ये इसका अवक्षय परत है, डिप्लेशन लेयर जिसको हम बोलते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे एक बैटरी को। किसको जोड़ देंगे? एक बैटरी को जोड़ देंगे एक की के साथ। ठीक, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा वो पी से कनेक्ट होगा, और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम जोड़ेंगे किसके साथ? हम नेगेटिव टर्मिनल्स को जोड़ देंगे एन के साथ। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो जब हम यहां पे बैटरी अप्लाई करेंगे तो देखो इन दोनों के क्रॉस एक पोटेंशियल बैरियर है, दैट इज वीबी। ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस एन टाइप के इस साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। ठीक, और इस साइड में क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, जिससे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड बना है जिसको हम बोलेंगे ईबी। ठीक, और इधर जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो ये पी आपका पॉजिटिव है और एन आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दैट इज ई, जो कि अप्लाइड फील्ड है। क्या भाई? ये अप्लाइड फील्ड है। तो ये डायग्राम हमारा बन गया, अग्र अभिनत डायग्राम बन गया। ठीक, इसको क्रिया समझाना है कि किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले अग्र अभिनत, अग्र अभिनत को समझाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अग्र अभिनत के बारे में कि
बड़ा दर्द होता है यहाँ पे खांसते टाइम। ठीक, अग्र अभिनत को समझाते हैं, अग्र अभिनत क्या है। ठीक, तो अग्र अभिनत में कहते हैं कि जब पीएन संधि डायोड का पी टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल्स बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होता है, तो इस अभिन्यास को, इस उत्क्रम को हम सिंपली क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का पी बैटरी के पॉजिटिव से तथा एन बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो तो उसे अग्र अभिनत कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक, पहला पॉइंट हमने लिखा कि अग्र अभिनत क्या है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर बैटरी का पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव एन से कनेक्टेड है, तो इसको हम अग्र अभिनत कहते हैं कि डायोड हमारा अग्र अभिनत में फॉरवर्ड वाइज्ड में है। ठीक, देखो जब हम फॉरवर्ड वाइज में हम इसकी क्रिया की बात करते हैं, इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो इसकी वर्किंग की बात करेंगे क्रिया की। क्रिया मतलब वर्किंग। ठीक, देखो वर्किंग में जब हम क्या करते हैं, डिप्लेशन लेयर के क्रॉस जब हम एक बैटरी अप्लाई करते हैं, सर पीएन जंक्शंस के क्रॉस जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं, तो पीएन जंक्शंस के क्रॉस बैटरी अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड वोल्टेज जो है, जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक, ये क्या करता है, इस विभव प्राचीर वीवी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इसको रिड्यूस करने की वजह से जो डिप्लेशन लेयर होता है, डिप्लेशन लेयर आपकी छोटी होती चली जाती है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है भाई, कम हो जाती है। ठीक, तो जब पीएन संधि के सिरों के बीच विभवांतर बी आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। अगर वी आरोपित कर रहे हैं हम यहां पे, तो यह विभव प्राचीर को, विभव प्राचीर वीवी के मान को कम करता जाता है। ठीक, जैसे हम यहां से बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो वी क्या करेगा, इस वीवी को रिड्यूस करेगा। दो कंडीशंस, तीन कंडीशंस यहां पे हो सकते हैं। पहला कंडीशंस कि वी इज लेस देन है वीवी के, दूसरा कंडीशंस हो सकता है कि वी जो है वो वीवी के इक्वल होगा, और थर्ड कंडीशंस ऐसे हो सकता है कि वी इज ग्रेटर देन क्या, वीबी। ठीक, तो जब वी वीबी से लेस होगा तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में से। ठीक, विभव के मान को कम करता जाता है, जिसके फलस्वरूप अवक्षय परत की चौड़ाई कम होता जाता है। जब आरोपित विभव विभव प्राचीर वीबी के बराबर
हो जाता है तो अवक्षय परत पूर्णतः नष्ट हो जाता है, पूर्णतः नष्ट हो जाता है, पूर्णतः क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अब या जब, ऐसे लिखो, जब V ग्रेटर होगा किससे, VB से, तो संधि पर बहुसंख्यक आवेशवाहक का डिफ्यूजन, विसरण, बहुसंख्यक आवेशवाहकों का डिफ्यूजन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ये जो परिपथ है, इस परिपथ में क्या होता है भाई, धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण परिपथ में, जिसके कारण संपूर्ण परिपथ में बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण, जिसके कारण संपूर्ण परिपथ में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे आरोपित विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, धारा का मान परिपथ में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन वर्किंग में आप लिख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, जिसके कारण परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। देखो इनिशियली जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो डिप्लेशन लेयर के क्रॉस जो आपका पोटेंशियल बैरियर है, इस पोटेंशियल बैरियर को ये डोमिनेट करने की कोशिश करता है, पोटेंशियल बैरियर को ये रिड्यूस करने की कोशिश करता है। और जैसे ही आपका वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा भाई, बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। ठीक, विभव प्राचीर के इक्वल हो जाता है, तो उस केस में जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जैसे ये डिप्लेशन लेयर खत्म होता है और जैसे पोटेंशियल VV से ग्रेटर होता है, जैसे ही ग्रेटर हो जाता है, तो उस स्थिति में इस संपूर्ण परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह स्टार्ट होता है। क्योंकि उस केस में ये जो जंक्शन है, ये जो आपका संधि है, इस संधि पर जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है, इस बहुसंख्यक आवेशवाहकों का क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। बहुसंख्यक आवेशवाहक यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो जैसे इस पी टाइप में क्या भाई, कोटर है, इसके कोटर आएंगे जंक्शन पे। एन टाइप्स में क्या भाई, इलेक्ट्रॉन है, तो एन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन आएंगे जंक्शन पे। तो पी टाइप के कोटर और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्या होता है, डिफ्यूज होते हैं, तो जैसे इसका डिफ्यूजन होता है, इस पी टाइप्स में क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एक सिलिकॉन का बॉन्ड ब्रेक होता है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक होल रिलीज होता है। होल किसकी तरफ, जंक्शंस की तरफ मूव करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बैटरी के पॉजिटिव में एंटर करता है, और बैटरी के नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकल के वो एन टाइप्स में एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से संपूर्ण परिपथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के इस मूवमेंट की वजह से इस संपूर्ण परिपथ में क्या होता है भाई, एक धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। इस संपूर्ण परिपथ में धारा जो है वो आपका प्रवाहित होने लगता है। क्लियर है? इस धारा को हम विसरण धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोला जाता है।
जो करंट यहाँ पे फ्लो होता है इस धारा को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन्स करंट बोलते हैं। यहाँ तक हो गया, क्रिया समझाइए। क्रिया को हमने समझा दिया है। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। देखो अब इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। वी आई ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे हम, वी आई ग्राफ, अविलक्षण ग्राफ हम इसको बोलते हैं, अविलक्षण ग्राफ भी बोलते हैं। तो वी आई ग्राफ अगर हम यहां पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वी, ठीक, इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हो जाएगा आपका करंट। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, करंट फ्लो नहीं होता इनिशियली, करंट फ्लो नहीं होता इनिशियली। पोटेंशियल जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद यहां से करंट क्या होता है, सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पोटेंशियल को जहां से ये सर्किट का कट ऑफ हुआ है, जहां से सर्किट आपका कट ऑफ हुआ है, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। ये हमारा नी वोल्टेज है। नी वोल्टेज भी बोला जाता है इसको, कट इन वोल्टेज भी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये अग्र अभिनत का आपका ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अग्र अभिनत में ग्राफ बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, तो इतना ही लिखाएंगे क्वेश्चंस में, सही है। ठीक, बाकी थोड़ा बहुत अगर आप ऐड करना चाहो तो अपने लैंग्वेज में कुछ 4 लाइन्स और ऐड कर सकते हैं। बाकी इतना ही पूछा गया तो इतना ही हम लिखेंगे। बाकी चाहो तो आप यहाँ पे इस वोल्टेज के बारे में इस ग्राफ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख सकता हूँ, चाहो तो 1-2 लाइन में, कि इनिशियली जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो परिपथ में धारा का मान नहीं बढ़ता है, धारा प्रवाहित नहीं होता है। बट जैसे ही पोटेंशियल इस कट इन पोटेंशियल को कट करता है या उस पे पहुंचता है, तो उसके बाद परिपथ में धारा का मान प्रवाहित होना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, करंट में जो रैपिडली चेंज होता है, करंट रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। रैपिडली इंक्रीज होने का बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। ठीक, चाहो तो आप ये एक लैंग्वेज इस ग्राफ के बारे में आप लिख सकते हो, 2-3 लैंग्वेज सॉरी 2-3 लाइन आप लिख सकते हो। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आपका है, तो 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता दिखाइए। कौन सा वोल्टेज दिखाना है भाई, भंजक वोल्टेज दिखाना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट केस में आपको उत्क्रम विन्यास को समझाना है, उसकी क्रियाविधि को समझाना है, उसका डायग्राम बनाना है। ठीक, एक मिनट, देखो उत्क्रम विन्यास को समझाते हैं, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा अथवा में उत्क्रम विन्यास। उत्क्रम विन्यास, रिवर्स वाइसिंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं, रिवर्स वाइसिंग। ठीक, देखो रिवर्स वाइसिंग में सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक, ये एक पीएन संधि है, हमारा एक पीएन संधि है। ठीक, ये है इसका जंक्शन। ठीक है, तो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है।
तो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम बैटरी के किससे कनेक्ट कर देंगे, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और पी टाइप एन टाइप को हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बैटरी जो है वो पावरफुल बैटरी लगाया जाता है, ज़्यादा पावर का बैटरी लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक, एक की लगा देंगे हम यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये अप्लाइड पोटेंशियल आपका वी है। देखो पी आपका नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, एन आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एन से पी की तरफ। ठीक, और यहाँ पे इस वाले एन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज बैरियर फील्ड। एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट है, दैट जिसको हम बोलते हैं विभव प्राचीर, ठीक, या पोटेंशियल बैरियर। अब देखो यहाँ पे उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, उत्क्रम अभिनत में जो आपका अप्लाइड फील्ड है, ये अप्लाइड फील्ड क्या करता है, इस ईवी को सपोर्ट करता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे वी, ये पोटेंशियल क्या करेगा, इस वीबी को सपोर्ट करेगा। जब इस वीबी को सपोर्ट करेगा, मतलब इस विभव प्राचीर को सपोर्ट करेगा, तो विभव प्राचीर का मान बढ़ेगा, और विभव प्राचीर का मान बढ़ने की वजह से जो आपका डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, कौन से भाई, पी टाइप्स में जो होल्स है, मेजॉरिटीज में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स पी टाइप्स के, ये क्या होती है, ये डिप्लेशन लेयर से दूर, सॉरी जो आपका जंग संधि है, इस संधि से दूर चले जाते हैं। और एन टाइप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी संधि से कहाँ चले जाते हैं भाई, ये भी दूर चले जाते हैं। तो दूर जाने की वजह से जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है, ये विड्थ जो है अब आपका इंक्रीज हो जाता है। क्या जाता है, विड्थ इंक्रीज होता है, विड्थ इंक्रीज होता है। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होने की वजह से कि रिवर्स बायसिंग में जो आपका क्या कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है, इसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है, इसी को आपको किस में लिखना है भाई, लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे उत्क्रम विन्यास क्या है। ठीक, इस विन्यास में पीएन संधि डायोड का पी नेगेटिव से तथा एन बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होता है, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होता है। ठीक, ये आप लिख देंगे उत्क्रम विन्यास में। ठीक, नेक्स्ट हम इसकी क्रियाविधि को एक्सप्लेन करेंगे। क्रियाविधि क्या है। ठीक, देखो क्रियाविधि में हम जैसे हमने इस सर्किट को बनाया है, सर्किट डायग्राम जैसे हमने बनाया है, इसी को हमें क्या करना है, जस्ट एक्सप्लेन करना है। इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन। अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं इसका, आप ऐसे एक डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, ठीक, यहां पे एक अमीटर जोड़ देंगे। ठीक, और इसके क्रॉस क्या कर देंगे, एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। ठीक, तो ये इसका सर्किट डायग्राम भी बन सकता है, और सर्किट डायग्राम भी आपका कुछ इस तरीके से ही बनता है। ठीक है, पी पॉजिटिव के सॉरी नेगेटिव के साथ और एन पॉजिटिव के साथ जुड़ा होगा। ठीक, देखो इस विन्यास में एन को पॉजिटिव से तथा पी को नेगेटिव से जोड़ा जाता है, जिस कारण
बैटरी का विभवांतर V सदैव विभव प्राचीर VB को सपोर्ट करता है, उसका मदद करता है। जिसके कारण विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है और अवक्षय परत की चौड़ाई भी बढ़ जाता है। ठीक, अब क्योंकि अवक्षय परत बढ़ गया, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ गया, विभव प्राचीर का मान बढ़ गया, इसलिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, बहुसंख्यक आवेश भाग है, वो यहां पे ड्रिफ्ट नहीं करते हैं। पी टाइप्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि माइनॉरिटीज में है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसमें माइनॉरिटीज में है। इसके अंदर कुछ होल्स है जो माइनॉरिटीज में है, एन टाइप्स के अंदर। तो इस केस में डिप्लेशन लेयर के दोनों साइड में इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के क्या होता है, डिफ्यूजन्स होता है। ठीक, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई, सॉरी, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाता है। अतः संधि पर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण बंद हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित नहीं होता है, जिसके कारण बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन परंतु जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, पी के इलेक्ट्रॉन्स और एन के होल्स, तो ये संधि पर आकर क्या करते हैं, ये डिफ्यूज्ड होते हैं। तो इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण इस परिपथ में क्या होता है, एक धारा प्रवाहित होता है, जिसको हम रिवर्स करंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, रिवर्स करंट बोला जाता है। परंतु परिपथ में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पी के इलेक्ट्रॉन तथा एन के कोटर वाहकों के कारण एक धारा प्रवाहित होती है जिसे पश्च धारा कहते हैं। पश्च धारा या संतृप्त धारा कहते हैं।
संतृप्त धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इस धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब पश्च विभव या विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तो पश्च धारा के मान में ना के बराबर परिवर्तन होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको संतृप्त धारा कहते हैं, सैचुरेशन करंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहां पे, इसके लैंग्वेज लिखा जाएगा इतना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, तो ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख पा रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ। ठीक, अब पश्च विभव का मान क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा जहाँ पे परिपथ में क्या होता है, धारा का मान अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परंतु पश्च विभवांतर, परंतु एक अधिकतम पश्च विभवांतर पर परिपथ में धारा का मान अचानक से बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर विभवांतर को बढ़ाएंगे तो इस धारा के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, परिपथ में धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। उस पश्च विभवांतर को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेकडाउन का मतलब भंजन, विभवांतर को भंजक वोल्टेज कहा जाता है। ठीक, मतलब उस पश्च विभवांतर को क्या बोलेंगे हम, भंजक ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। ठीक, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, ये पूरा क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें और क्या पूछा आपसे, तो रिवर्स बाइसिंग में अगर हम बात करें और क्या पूछा आपसे, तो और पूछा इसमें आपसे क्वेश्चन क्या है, हाँ ये नेक्स्ट कह रहे उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता दिखाइए। मतलब रिवर्स बाइसिंग का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। क्या करना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ्स आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ्स यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट आपका जाएगा वीआई ग्राफ, वीआई अभिलाक्षणिक वक्र। देखो अगर रिवर्स बाइसिंग ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा आपका। ठीक, ये रिवर्स करंट है इस डायरेक्शन में। ठीक, इधर आपका रिवर्स वोल्टेज है, मान लो -10, -20, -30, -40। ठीक, ये करंट है आपका। ठीक, 1 ऐसे ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये माइक्रो एम्पियर में करंट है, रिवर्स धारा है, पश्च धारा है, यह उत्क्रम। ठीक, और इधर आपका पश्च वोल्टेज या उत्क्रम वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज इस डायरेक्शन में। देखो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रिवर्स बाइसिंग ग्राफ कैसा बनता है,
तो रिवर्स बायसिंग ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक, तो इनिशियली क्या होगा, जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे इनिशियली करंट आपका इंक्रीज होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, एंड देन अचानक से क्या होगा, सर्किट में वोल्टेज का किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट का वैल्यू सर्किट में क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को हम सिंपली बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इसको हिंदी में बोला जाता है भंजक विभवांतर या वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको भंजक वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि इस वोल्टेज पे, इस पोटेंशियल पे आपका सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, अचानक से बढ़ गया। और ये जो करंट है, इस करंट को यहां पे बोला जाता है लीकेज करंट। क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोला जाता है, या पश्च धारा बोला जाता है, या सैचुरेशन करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, सैचुरेशन करंट बोला जाता है। ठीक, तो ये ग्राफ बन गया आपका पश्च धारा के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7th, और ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है 7, 8, 9, करीब इसमें 6 क्वेश्चन हमारे पास और लॉन्ग क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग है। ठीक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है अथवा में 1 पार्ट है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, या 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये इसका और पार्ट में क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये इसका 9th नंबर क्वेश्चन हो गया, और ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा पार्ट में। करीब हमारे पास 6 क्वेश्चन है, और ये 6 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बेटा, ये पार्ट 3rd में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा, पार्ट 3rd में आपको मिलेगा। तो पार्ट 3rd देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस तरीके के आपके वीडियोस चाहिए, ठीक, किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। जैसा भी आपका फीडबैक होगा बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय। ठीक, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए बाय।